हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में रैली को किया संबोधित। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। सीमा क्षेत्र का करेंगे दौरा। बीएसएफ स्थापना दिवस में होंगे शामिल। जवानों से भी मिलेंगे शाह। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी ने किया उद्घाटन। भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम का भी आयोजन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक। तय होगा किसान आंदोलन का भविष्य। राकेश टिकैत बोले, उम्मीद है निकलेगा समाधान। और 3 राज्यों में जवाद तूफान की दस्तक। आंध्र प्रदेश और बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। एनडीआरएफ की 46 टीमें तैनात। चलिए बढ़ते हैं न्यूज पॉइंट में खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के जरिए उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देहरादून से प्रदेश को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड पर खास फोकस है। पिछले 3 महीने के अंदर उनका ये उत्तराखंड का तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा करेंगे और वहां 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली अलग अलग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर स्थित एम्स परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। इसे 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। मोदी गोरखपुर में आईसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा शोध केंद्र की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह शनिवार को जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां वो सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं रविवार को बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे। साथ ही साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 8,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। साथ ही सीएम योगी ने महाराणा प्रताप, दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवधेयनाथ की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय नौसेना कर्मियों को नौसेना दिवस की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने नौसेना दिवस पर सभी नौसैन्य कर्मियों, पूर्व नौसैनिकों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि आपकी सेवा के लिए समस्त भारतीय कृतज्ञ है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हमें भारतीय नौसेना के योगदान पर गर्व है। वहीं नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना कर्मियों और पूर्व कर्मियों को अपने बधाई संदेश में कहा कि नौसेना दिवस की बधाई। हमें भारतीय नौसेना के योगदान पर गर्व है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति को कम करने में हमारे नौसेना के जवान हमेशा सबसे आगे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर आज अहम फैसला होगा। सिंघू बॉर्डर पर सुबह से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है। इसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान आंदोलन खत्म होगा या नहीं, इसको लेकर आज मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। वहीं इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जब तक भारत सरकार से बातचीत फाइनल नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। रोड मैप ये रहेगा कि आंदोलन कैसे आगे चलेगा, उस पर बातचीत होगी। कुछ हरियाणा में कल किसानों की बातचीत हुई थी, किसान संगठन की और मुख्यमंत्री से। मुकदमों पे सहमति बनी है वहां पे, लेकिन जो कंपनसेशन है उस पर सहमति नहीं बनी। तो कंपनसेशन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा। एमएसपी भी भारत सरकार से है। तो ये लगता है कि बातचीत कुछ न कुछ शुरू तो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है।
5 मेंबर नहीं, आज जाएंगे तो उसमें बात होगी वो। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन जवाद के रविवार सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई तटीय इलाकों से टकराने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। तूफान से निपटने के लिए तीनों राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 46 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं राज्य सरकारों की तरफ से भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। सीएनजी की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी सीएनजी की कीमतों को रिवाइज किया गया है। राजधानी में सीएनजी की कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार के बाद सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। पंजाब में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। एक आंकड़े के मुताबिक इस बार अब तक 38.21 लाख एकड़ खेतों में पराली जलाई गई है। हिसाब लगाया जाए तो कुल धान की खेतों का सिर्फ 52% हिस्सा है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो पराली जलाने की सबसे कम घटना है, जबकि इस साल खेत में आग की घटनाएं दूसरी सबसे ज्यादा थी। इसी बीच जला हुआ क्षेत्र पिछले साल की तुलना में 2.49 लाख हेक्टेयर कम है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर के बीच जम्मू और कश्मीर सरकार ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग और कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को होम क्वारंटीन रहना होगा, भले ही उनका टेस्ट नेगेटिव ही क्यों ना हो। बता दें कि नए दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 की ज्यादातर गाइडलाइंस को बरकरार रखा जाएगा, जिसमें रोज कोरोना वायरस मामलों में असमान प्रवृत्ति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाना शामिल है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। हालांकि अब मामलों में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,603 नए केस सामने आए हैं। वहीं 415 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव केस की संख्या 99,974 है। वह इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,70,530 हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक 3,40,53,856 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश ने अपना एक अनुभवी नेता खो दिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार कोनिजेली रोसैया का 4 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। 88 वर्षीय रोसैया कांग्रेस पार्टी में प्रमुख व्यक्ति थे। वे तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे। वे लंबे समय से बीमार थे। रोसैया का वित्त मंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल था और उन्होंने 16 बजट पेश किए थे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हर पार्टी ने वोटरों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मैनपुरी पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2017 में बीजेपी जिन 81 सीटों पर हारी थी, उन सभी सीटों पर मैं खुद पहुंच रहा हूं, जिससे कि उनको वहां की सभी सीटों पर जीत मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वहीं मथुरा में मंदिर निर्माण पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष बचते नजर आए। आप और हम सब गांव के रहने वाले हैं। हम भी सामान्य परिवार में पैदा हुए। मंच पर जो बैठे लोग हैं ये भी 100% गांव के रहने वाले। आप बताओ, कभी किसी ने सोचा था शौचालय बनाएंगे? बताओ, सारे परिवार के लोग बैठे। कभी किसी ने सोचा था शौचालय गांव में बनने चाहिए? किसने सोचा? क्यों भाई, किसने सोचा? सोचा ना मोदी जी ने। मोदी योगी ने घर घर शौचालय देने का काम किया और अभी नया अभियान जिले में चल रहा है। उस अभियान के साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हमारे परिवारों के लोग हैंडपंप मांगते थे। कहीं पानी की समस्या है, कहीं पानी प्रदूषित हुआ है तो गांव बीमारी की जकड़ में आता था, अनेक गंभीर बीमारी लगती थी। इसलिए आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने अभियान चलाया है। हमारे पत्रकार साथी भी यहां बैठे हैं।
इस जनपद में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, हम सारी ग्राम सभाओं में पानी की अच्छी टंकी लगवाने जा रहे हैं, शानदार टंकी लगवाने जा रहे हैं। योगी सरकार में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकारी आवास को खाली करते समय टोटी भी उखाड़ कर ले जाते हैं, लेकिन इधर योगी और मोदी लगातार टोटी से लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। बता दें कि दिव्यांग दिवस के अवसर पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली पहुंचे थे। समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन में किया गया था। गाजियाबाद में भोजपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले हैं। इन दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इस दौरान दोनों को गोली भी लग गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों बदमाश बाइक पर घूम रहे थे, जिसके बाद भोजपुर इलाके में चेकिंग को बढ़ा दिया गया और जैसे ही इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए। बता दें कि उन दोनों को पकड़े जाने पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सुपारी का रुपए लेने के लिए आए थे। आज मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति से यहाँ पर मिलने वाले हैं और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सुपारी देकर उसको मारना चाहते हैं। तो इस पर हमारी टीमें लगातार उन लोगों को चिन्हित करके उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज चेकिंग के दौरान जब संदिग्ध व्यक्तियों को उनको रोका गया तो उन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की और बचाव में जब उनसे जवाबी फायरिंग हुई तो उसमें 2 जो बदमाश हैं वो घायल हुए हैं और दोनों ही काफ़ी अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है दोनों ही काफ़ी शातिर किस्म के बदमाश हैं। इन पर संगीन धाराओं में डकैती, लूट, हत्या एवं हत्या के प्रयास के कई सारे मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और फिलहाल ये लगभग 5 महीने से पैरोल पे बाहर थे और जल्दी ही इनकी पैरोल ख़त्म होने वाली थी, पैरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी और इनका प्लान अभी तक यही समझ में आया है कि जल्दी से ये कुछ इस तरह की घटना कारित करके वापस अपना पैरोल पे जेल में चले जाते। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग थे जिनके कहने पर ये लोग आए थे। उन सभी लोगों को भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे और उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।